गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ वी कंटिन्यू अवर चैप्टर 17 विद्युत चुंबकीय तरंगें. और विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संचार तंत्र, कम्युनिकेशन सिस्टम. संचार होता क्या है? संचार की अगर हम बात करें तो संचार एक सिंपल डेफिनेशन में अगर हम बोलते हैं तो किसी सूचना को या किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है. और यह व्यवस्था तंत्र कहलाती है. तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि संदेश या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करना संचार व्यवस्था कहलाती है. अब वो संदेश या संकेत वर्बली भी बोले जा सकते हैं, वो संदेश या संकेत किसी तार की सहायता से भी पहुंचाए जा सकते हैं, वो संदेश या संकेत किसी मैसेज के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं. तो कुल मिलाकर आपका मेन मकसद क्या है? किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना. ये आपका जो एम है, यही क्या कहलाती है? संचार व्यवस्था. अब संचार व्यवस्था के तीन मुख्य अवयव होते हैं. तीन मुख्य अवयवों में कौन कौन है? सबसे पहला तो आता है प्रेषित्र या स्रोत. प्रेषित्र या स्रोत क्या होता है? जो संकेतों को भेजता है, संदेशों को भेजने वाला. दूसरा होता है अभिग्राही. अभिग्राही क्या होता है? जो उन संदेशों को ग्रहण करता है. और तीसरा होता है चैनल. चैनल का मतलब जिस माध्यम से संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं या प्रेषित्र से अभिग्राही तक पहुंचते हैं. तो कुल मिलाकर यहाँ पर तीन भाग हो गए. सबसे पहला तो हुआ आपका प्रेषक. प्रेषक कौन हुआ? संकेत या संदेश को भेजने वाला. उसके बाद हुआ चैनल, जो इन संकेतों को कहाँ पहुँचाएगा? अभिग्राही तक. अब ये चैनल कुछ भी हो सकता है. जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे हैं. जब दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करेंगे तो एक जो बोलने वाला व्यक्ति है वो तो कहलाएगा प्रेषित. जो बोलने वाला व्यक्ति है वो तो क्या कहलाएगा? प्रेषित. सुनने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? अभिग्राही. और इस बोलने वाले व्यक्ति से सुनने वाले व्यक्ति तक जो वो आवाज़ पहुंच रही है, ध्वनि पहुंच रही है, या वो जो संदेश पहुंच रहा है वो किसके माध्यम से पहुंच रहा है? हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से. तो वो क्या कहलाएगा? आपका चैनल. तो इस प्रकार इन तीन स्टेप्स में आपकी संचार व्यवस्था यहाँ कंप्लीट होती है. इस संचार व्यवस्था का एक ब्लॉक आरेख हमने यहाँ बना रखा है, जिसमें सबसे पहले स्रोत के रूप में हम हमारे मस्तिष्क को मान सकते हैं कि जैसे मस्तिष्क हमें इंस्ट्रक्शन देता है या मस्तिष्क हमें आदेश देता है कि हमें क्या बोलना है. तो मस्तिष्क ने हमें आदेश दिया, संदेश दिया कि हमें बोलना है. संदेश किसके पास तक पहुंचा? हमारे पास तक, यानी प्रेषित्र के पास तक. प्रेषित्र ने बोलना शुरू किया. जैसे उसने बोला तो उसके ध्वनि संकेत कहाँ पहुंचे? वायु में. वायु को हम क्या बोलते हैं? चैनल. लेकिन अब वायु के अंदर सिर्फ आप ही के संकेत नहीं है, वायु के अंदर और दूसरे संकेत भी हैं, और दूसरे संकेत हैं, और दूसरी आवाज़ें हैं. तो ये संकेत और आवाज़ें क्या उत्पन्न करती है? डिस्टर्बेंस, जिसे हम कहते हैं रव, शोर. इसको हम क्या बोलते हैं? रव. तो ये रव क्या करेगी कि जो इस प्रेषित्र ने सिग्नल भेजे चैनल में या वायु में, उसमें क्या उत्पन्न कर देगी? डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर देगी. इसका मतलब ये उन संकेतों की तीव्रता में थोड़ी सी कमी कर देगी. उसके पश्चात ये संकेत चैनल से कहाँ पहुंचेंगे? अभिग्राही के पास, यानी सुनने वाले के पास. और अभिग्राही उनको कब समझेगा? जब वो इन संदेश संकेतों को कहाँ भेजेगा? उपयोगकर्ता मतलब वापस उसके मस्तिष्क को भेजेगा, और वो मस्तिष्क उनको आइडेंटिफाई करके बताएगा कि वो संदेश क्या है. तो इस तरह से ये संचार व्यवस्था का पूरा एक आरेख, एक ब्लॉक आरेख हमारे सामने यहाँ पर प्रदर्शित है. तो अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं संचार व्यवस्था की, तो संचार व्यवस्था की हम दो प्रणालियाँ काम में लेते हैं. संचार व्यवस्था की दो प्रणालियाँ कौन कौन सी होती है? देखते हैं. देखो, तो संचार व्यवस्था की दो प्रणालियाँ होती हैं. पहली प्रणाली होती है बिंदु बिंदु प्रणाली. बिंदु बिंदु प्रणाली का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर प्रेषक और अभिग्राही एक एक होते हैं, यानी एक प्रेषक और एक अभिग्राही. तो ऐसी प्रणाली जिसमें संचार व्यवस्था एक प्रेषक और एक अभिग्राही के मध्य संपन्न होती है, उसे हम बिंदु बिंदु प्रणाली कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पर मोबाइल की. जब हम मोबाइल से किसी को फ़ोन करते हैं तो एक व्यक्ति एक नंबर पर कॉल करेगा तो दूसरा व्यक्ति उस पर बात करेगा. तो एक से एक का क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है. तो इसे हम कहते हैं बिंदु बिंदु प्रणाली. ठीक है. इसके बाद में एक आती है आपकी प्रसारण. एक क्या आती है? आपकी प्रसारण संचार या प्रसारण प्रणाली, ब्रॉडकास्ट जिसे हम कहते हैं. इसके अंदर क्या होता है? स्रोत तो होता है एक और श्रोता होते हैं अनेक.
इसमें स्रोत तो होता है एक और श्रोता होते हैं अनेक, जैसे टेलीविजन, रेडियो, ये क्या होते हैं, ये प्रसारण संचार का एक उदाहरण है। रेडियो है तो रेडियो चलेगा तो अनेक लोग एक साथ सुन सकते हैं, टेलीविजन अनेक लोग एक साथ देख सकते हैं। तो बिंदु बिंदु में तो प्रेषक और अभिग्राही एक ही होता है, स्रोत और श्रोता एक एक ही होता है, लेकिन प्रसारण के अंदर स्रोत एक होता है लेकिन श्रोता अनेक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रसारण संचार होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं यहां पर मॉड्यूलन। हमें मॉड्यूलन क्या होता है, मॉड्यूलेशन कहते किसको है, हम ये कहते हैं कि जब निम्न आवृत्ति के संकेतों को लंबी दूरी तक भेजा जाता है, तो निम्न आवृत्ति के संकेतों को लंबी दूरी तक भेजने हेतु उन्हें उच्च आवृत्ति की तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है। क्यों? क्योंकि निम्न आवृत्ति की तरंगों में इतनी शक्ति नहीं होती, इतनी तीव्रता नहीं होती कि वो लंबी दूरियों को तय कर सके। इस हेतु फिर उन्हें क्या किया जाता है, उच्च आवृत्ति की तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है। और इन उच्च आवृत्ति की तरंगों को हम वाहक तरंगे कहते हैं। कौन सी तरंगे कहते हैं? वाहक तरंगे। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब निम्न आवृत्ति की तरंगों को लंबी दूरियों तक हमें भेजना है, तो लंबी दूरी तक भेजने के लिए हम उन्हें उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक अस्पताल में एक मरीज जाता है, उसकी स्थिति चलने लायक नहीं है, उसे ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाना है, तो उसको क्या करते हैं, दरवाजे से ही स्ट्रेचर पर लेटाकर और उसे ऑपरेशन थिएटर तक ले जाया जाता है। तो अगर यहां पर हम इसको ऐसे समझें कि वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कैसा है, निम्न आवृत्ति वाला, उसे किस पे लेटा है, स्ट्रेचर पर, यानी उच्च आवृत्ति पर। अब उच्च आवृत्ति क्या करेगी, उस निम्न आवृत्ति को उठाकर एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक ले जाएगी बिना उसमें कोई परिवर्तन किए। तो इसी प्रकार से मॉड्यूलन की व्यवस्था में होता है कि जो निम्न आवृत्ति के संकेत होते हैं, जिन्हें हमें अधिक दूरी तक भेजना है, तो अधिक दूरी तक संचरित करने हेतु हम उन्हें उच्च आवृत्ति के संकेतों पर अध्यारोपित करते हैं, और इन उच्च आवृत्ति के संकेतों को हम वाहक तरंगे कहते हैं। ये वाहक तरंगे संकेतों की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करती, सिर्फ उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। ठीक है, तो यह व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहलाती है, मॉड्यूलन कहलाती है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो वाहक तरंग है, वो वाहक तरंग सतत भी हो सकती है, लगातार भी हो सकती है, और स्पंद यानी पल्स के रूप में भी हो सकती है। यानी वो तरंग इस तरह से भी चल सकती है, ये तो सतत हो गई, और वो तरंग पल्स के रूप में, यानी इस तरह से, ये पल्स होती है इस तरह से, बंद चालू बंद चालू बंद चालू, तो ये पल्स होती है। तो या तो वो पल्स के रूप में चल सकती है, स्पंद के रूप में चल सकती है, या फिर वो सतत चल सकती है। तो अगर हम किसी एक जावक्रीय तरंग की बात करते हैं, जैसे जावक्रीय तरंग ली मैंने, तो जावक्रीय तरंग किससे रिलेटेड होती है, साइन से, साइन थीटा से रिलेटेड होती है जावक्रीय तरंगें, ये तो पता है हम लोगों को। तो हम एक जावक्रीय तरंग का समीकरण लिखते हैं, जावक्रीय वाहक तरंग का। वाहक को इंग्लिश में बोलते हैं कैरियर, वाहक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कैरियर। तो जब हम एक वाहक तरंग का समीकरण लिखते हैं, तो हर तरंग समय के सापेक्ष अपना मान बदलती है, परिवर्तनशील होती है। तो यहां पर हम लिखते हैं सी टी, इसका मतलब वाहक तरंग किसका फलन है, टाइम का, टी का फंक्शन है, यानी टी के सापेक्ष अपना मान बदल रही है। अब जब भी किसी तरंग के समीकरण लिखते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं उसका आयाम। तो यहां पर लिखते हैं हम ए सी, ए का मतलब है एम्पलीट्यूड और सी का मतलब कैरियर। ठीक है, तो ये वाहक तरंग का आयाम हो गया। अब कौन सी तरंग की बात कर रहा हूं मैं, जावक्रीय तरंग की। तो साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा सी टी प्लस फाई। तो फाई क्या है यहां पर, आपका फेज डिफरेंस, कालांतर। तो ये एक जनरल इक्वेशन हो गई, एक सामान्य समीकरण हो गई किसकी, वाहक तरंग की। ये हो गई आपकी वाहक तरंग की जावक्रीय समीकरण। ठीक है, तो ये हो गया सी टी इक्वल्स टू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस फाई। अब यहां पर जब हम सी टी की बात करते हैं, तो सी टी तो क्या है आपकी संकेत तीव्रता, ए सी हो गया आयाम, सी टी तो है आपकी संकेत तीव्रता, ए सी क्या हो गया आपका आयाम, ओमेगा सी कोणीय आवृत्ति, जिसे हम कहते हैं 2 पाई न्यू सी।
ठीक है, तो ओमेगा सी क्या हो गई आपकी कोणीय आवृत्ति। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जो फाई है, ये फाई क्या कहलाती है, ये फाई ये कहलाती है आपकी तरंग की प्रारंभिक कला। तो ये जो इक्वेशन आई है आपकी सी टी इक्वल्स टू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस फाई, ये वाहक तरंग की ज्यावक्रीय समीकरण कहलाती है। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि वाहक तरंग की, जब हम मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो वाहक तरंग के मॉड्यूलेशन में, वाहक तरंग के मॉड्यूलन में, वाहक तरंग के परिवर्तन में 3 राशियां ऐसी होती हैं जो परिवर्तनशील होती हैं। वो कौन कौन? एक तो आपका ए दैट इज आयाम, एक कौन? ओमेगा दैट इज कोणीय आवृत्ति, और एक होती है कला। तो ये मॉड्यूलेशन के अंदर इन 3 राशियों को या इन 3 प्रचालों से कोई भी संदेश या सूचना को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी ये 3 संकेत इस पूरी समीकरण के अंदर महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इन 3 संकेतों के आधार पर जब हम मॉड्यूलेशन को डिफाइन करते हैं तो हम 3 प्रकार का मॉड्यूलेशन परिभाषित करते हैं। इन संकेतों के आधार पर जब हम मॉड्यूलेशन को डिफाइन करते हैं तो हम 3 प्रकार का मॉड्यूलन डिफाइन करते हैं। कौन कौन सा? ए का मतलब है आयाम, तो पहला आयाम मॉड्यूलन, ओमेगा का मतलब कोणीय आवृत्ति दैट इज आवृत्ति मॉड्यूलन, और फाई का मतलब कला यानी कला मॉड्यूलन। तो यहां पर जब हम वाहक तरंग की बात करते हैं तो वाहक तरंग के आधार पर, वाहक तरंग के आधार पर 3 प्रकार का मॉड्यूलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार का जब हम मॉड्यूलन प्रदर्शित करेंगे तो पहला मॉड्यूलन हम लेते हैं आयाम मॉड्यूलन, दूसरा मॉड्यूलन हम लेते हैं आवृत्ति मॉड्यूलन, और तीसरा मॉड्यूलन हम लेते हैं कला मॉड्यूलन। क्या क्या हो गए? आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन। तो इस प्रकार से वाहक तरंग के आधार पर हम 3 प्रकार के मॉड्यूलन को काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आयाम मॉड्यूलन। सबसे पहला मॉड्यूलन हम जो परिभाषित करेंगे वो परिभाषित करते हैं हम आयाम मॉड्यूलन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब ये आयाम मॉड्यूलन होता क्या है? आयाम मॉड्यूलन का मतलब आयाम में परिवर्तन। तो हम ये कहते हैं कि अगर वाहक तरंगों की आवृत्ति को कांस्टेंट कर दिया जाए, वाहक तरंगों की आवृत्ति को नियत कर दिया जाए, तो इसके आयाम में संदेश संकेतों के अनुरूप परिवर्तन होता है। वाहक तरंगों की क्या किया आपने? आवृत्ति को तो कर दिया कांस्टेंट, स्थिर कर दिया, तो इसके आयाम में संदेश संकेतों के आयामों के अनुरूप परिवर्तन करते हैं, और इस प्रकार का मॉड्यूलन आयाम मॉड्यूलन कहलाता है। यानी वाहक तरंगों की जब हम समीकरण लिखते थे तो वाहक तरंगों की समीकरण में सी टी इक्वल्स टू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस फाई, तो यहाँ पर ये जो ए सी है ये आपका आयाम है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आवृत्ति को कांस्टेंट रख दें तो इस तरंग के आयाम में संदेश संकेत के आयाम की तुलना में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अभी संदेश संकेत क्या होते हैं? संदेश संकेत वो होते हैं जो निम्न आवृत्ति के संकेत होते हैं, जिसे इन उच्च आवृत्ति की तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है। समझिएगा ध्यान से, वो निम्न आवृत्ति के संकेत जिन्हें इन उच्च आवृत्ति की तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है, तो उन निम्न आवृत्ति के संकेतों की वजह से इसके आयाम के अंदर जो परिवर्तन आएगा वो क्या कहलाएगा? आयाम मॉड्यूलन। और इस कंडीशन में आवृत्ति क्या रहेगी? स्थिर। दूसरा आता है आपका आवृत्ति मॉड्यूलन। तो इसमें आयाम को स्थिर कर देते हैं, आयाम को स्थिर कर देते हैं तो संदेश संकेतों की आवृत्ति के कारण से वाहक तरंगों की आवृत्ति में जो परिवर्तन आएगा उसे हम आवृत्ति मॉड्यूलन कहते हैं। तीसरा हम लेते हैं कला मॉड्यूलन। तो कला मॉड्यूलन में क्या होता है कि वाहक संकेत का जो कला कोण होता है वो मॉड्यूलक संकेत के कोण के अनुसार बदलता रहता है। मॉड्यूलक संकेत कौन होते हैं? जो संदेश संकेत हम वाहक तरंग पर अध्यारोपित करते हैं उसे हम मॉड्यूलक संकेत कहते हैं।
तो यहां पर तीनों चीजों में एक ही चीज आ रही है कि संदेश संकेत के आयाम, संदेश संकेत की आवृत्ति, संदेश संकेत की कला, इनकी वजह से वाहक तरंगों के आयाम, वाहक तरंगों की आवृत्ति, वाहक तरंगों की कला में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम मॉडुलन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहां पर एक डायग्राम शो करते हैं, जो हमने डायग्राम रिप्रेजेंट तरंग निरूपण कर रखा है, उसको अगर हम थोड़ा सा समझते हैं तो हम दो तरंगे लेते हैं। एक तरंग तो लेते हैं वाहक तरंग और एक तरंग लेते हैं मॉडुलक संकेत। ठीक है, तो ये हमने यहां पर ये हो गई हमारी वाहक तरंग सीटी। ठीक है, जो उच्च आवृत्ति की तरंग है, इसके ऊपर हमें अध्यारोपित करना है मॉडुलक संकेत, मॉडुलक संकेत एमटी, जो निम्न आवृत्ति की तरंग है। जब हम इसको इसके ऊपर अध्यारोपित करेंगे तो ये तरंग इस तरंग में तीन तरह का चेंज करेगी। अभी पढ़ा हम लोगों ने, कौन कौन सा चेंज करेगी? आयाम में, आवृत्ति में और कला में। तो सबसे पहले हम आयाम के परिवर्तन की बात करते हैं। तो आयाम का परिवर्तन कैसा होगा? कम, ज्यादा, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, फिर कम, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और कम। तो इस तरह से ये आयाम में परिवर्तन आएगा। इसे हम आयाम मॉडुलन कहते हैं। आयाम का कम ज्यादा होना आयाम मॉडुलन कहलाएगा। अब जब हम आवृत्ति की बात करते हैं, सेकंड कौन सा है? आवृत्ति मॉडुलन। तो आवृत्ति मॉडुलन क्या होता है? प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। तो प्रति सेकंड पहले तो कंपन बहुत दूर दूर हो रहे हैं, उसके बाद एकदम पास पास आ गए, फिर दूर दूर हो गए, फिर पास पास आ गए, फिर दूर दूर हो गए, फिर पास पास आ गए। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि प्रति सेकंड जो कंपनों की संख्या हो रही है वो लगातार क्या होती है? कम या ज्यादा होती है। तो ये मॉडुलन कौन सा कहलाता है? आवृत्ति मॉडुलन। तो ऊपर वाला तो आयाम और नीचे वाला आवृत्ति। इसमें देखो आयाम निश्चित है, आवृत्ति बदल रही है। ठीक है, इसमें आवृत्ति निश्चित है, आयाम बदल रहा है। अब तीसरा हम लेते हैं कला मॉडुलन, फेस मॉड्यूलेशन। तो कला मॉडुलन में कुछ नहीं है, कला मॉडुलन के अंदर क्या होती है? कला बदल जाती है। तो कला बदलेगी तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे तरंग यहां से शुरू हुई प्लस फेस से, तो ये प्लस फेस से शुरू होती 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 माइनस फेस पे खत्म हो जाएगी। प्लस फेस से शुरू हुई, माइनस फेस पे खत्म हो गई, तो कला परिवर्तन हो गया। तो ये कला मॉडुलन कहलाता है। तो इस प्रकार से तीन तरह के मॉडुलन होते हैं, आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और कला मॉडुलन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो मॉडुलन हम कर रहे हैं, इस मॉडुलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण था जो मॉडुलन को काम में लिया गया या मॉडुलन की आवश्यकता पड़ी? तो उसके लिए हम यहां कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे, जो फैक्टर्स हमें ये बताएंगे कि मॉडुलन की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम हेडिंग डालते हैं यहां पर, मॉडुलन की आवश्यकता। ठीक है, मॉडुलन की आवश्यकता की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं श्रव्य आवृत्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए या संचरित करने के लिए निम्न अवयव बाधक होते हैं। यानी श्रव्य आवृत्ति यानी सुनने वाले संकेत, जब हम सुनने वाले संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं तो अलग अलग घटक होते हैं जो इसमें बाधक होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है एंटीना या एरियल का आकार। एरियल को भी एंटीना ही कहते हैं, क्योंकि संकेतों को भेजने के लिए प्रेषित और अभिग्राही दो एंटीना हम लोगों ने पढ़े हैं। तो एंटीना या एरियल का आकार सबसे महत्वपूर्ण होता है संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करवाने के लिए। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि संकेतों के संचरण के लिए एंटीना के आकार महत्वपूर्ण होता है। अब यहां पर यह कहा गया कि संकेत की जो तरंग दैर्घ्य है, उस तरंग दैर्घ्य का 1/4, समझिएगा, संकेत जो आपको भेजना है उस संकेत की जो तरंग दैर्घ्य है, उस तरंग दैर्घ्य का 1/4 जो मान आएगा उतनी ऊंचाई का एंटीना आपका होना चाहिए। तब जाकर संकेत आसानी से पूरी तीव्रता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा। इसको ऐसे समझें कि माना हमने भेजा लैम्डा संकेत का तरंग दैर्घ्य, तो जो एंटीना है उस एंटीना की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? λ/4 इतनी होनी चाहिए। यानी इस तरंग दैर्घ्य का 1/4 होना चाहिए, तब जाकर वो संकेत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगा। जैसे हम यहां पर कहते हैं कि अगर हमने 20 किलोहर्ट्ज आवृत्ति का एक संकेत लिया, समझिएगा 20 किलोहर्ट्ज आवृत्ति का हमने क्या लिया? एक संकेत।
अब 20 किलोहर्ट्ज आवृत्ति का संकेत लिया तो न्यू इक्वल्स टू हम जानते हैं सी अपॉन लैम्डा। मुझे लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा सी अपॉन न्यू। सी की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ और न्यू कितना है 20 किलोहर्ट्ज, तो 20 × 10⁻3, तो ये 4 हो गया। 4 होते ही 2 से 3 1.5 × 10⁻4 या फिर 15 × 10⁻3 किलोमीटर। ठीक है, 15 × 10⁻3 मीटर, सॉरी ये पॉइंट हटाना यहां से, 1 0 0 कट जाएगा, तो दैट मीन्स 15 किलोमीटर। यानी अगर आपको 20 किलोहर्ट्ज आवृत्ति का संकेत भेजना है तो 20 किलोहर्ट्ज आवृत्ति का संकेत भेजने के लिए आपको जो एंटीना चाहिए वो एंटीना कितना होना चाहिए, सॉरी तरंग दैर्घ्य है उसकी 15 किलोमीटर, तो एंटीना जो होगा वो इसका 1/4 दैट इज 3.75 किलोमीटर। इतना ऊंचा एंटीना आपको चाहिए। तो इस तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए इतने ऊंचे एंटीने की आपको आवश्यकता होगी, जो कन्वीनियंट नहीं है, जो सुविधाजनक नहीं है। तो अतः श्रव्य संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में जो प्रथम बाधक अवयव है वो क्या है, एंटीना की ऊंचाई। दूसरी आती है एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जो सैद्धांतिक अध्ययन है वो सैद्धांतिक अध्ययन ये कहते हैं कि जो विकिरण निकलते हैं उन विकिरणों की शक्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। उन विकिरणों की शक्ति L/λ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी शक्ति का मान जो होता है वो एंटीना की लंबाई और उसकी तरंग दैर्घ्य, इनके एंटीना की लंबाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और तरंग दैर्घ्य के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर लंबाई को नियत मान लिया जाए तो अल्प तरंग दैर्घ्यों के विकिरणों के लिए ही शक्ति का मान क्या होगा, अधिक होगा, यानी शक्ति ज्यादा विकिरित हो जाएगी। शक्ति ज्यादा विकिरित हो गई तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी तरंगों की। भाई तरंगों ने अगर शक्ति ज्यादा निकाल दी तो उनके अंदर क्या बचा, फिर कुछ भी नहीं बचा, पावर ही कम हो गया उनका। तो कहने का मतलब दूसरी चीज क्या हो गई यहां पर बाधक अवयव, एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज आती है विभिन्न प्रेषित्रों से प्राप्त संकेतों का मिश्रण। अब इसको ऐसे समझिएगा, जब हम बात करते हैं कि हम एक शहर की बात करते हैं, उस शहर के अंदर अनेकों मोबाइल, अलग अलग कंपनियों के मोबाइल के स्टेशंस बने हुए हैं, टावर बने हुए हैं। अब ऐसा तो है ही नहीं कि भाई संकेत चलेंगे तो संकेत तो पूरे वायुमंडल में घूम रहे हैं, हमारे आसपास संकेतों से घिरे हुए हैं हम। तो ये संकेत क्या होते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे से मिश्रित हो जाते हैं। तो उन मिश्रित संकेतों को अलग अलग करना सामान्य तरीके से संभव नहीं हो पाता। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कई बार हम जैसे रेडियो चलाते हैं या एफएम चलाते हैं, तो एफएम पर एक ही चैनल पर आपको 2-2 3-3 आवाजें सुनाई देती है। या कई बार मोबाइल के अंदर आप कॉल किसी को लगाते हैं तो 2-3 आवाजें एक साथ सुनाई देंगी। ये क्या हो रहा है, ये संकेतों का मिश्रण हो जाता है, संकेतों का आपस में मिश्रण हो जाता है। तो यहां पर हम यही कहते हैं कि यदि कई लोग एक साथ बात कर रहे हैं तो यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि किस व्यक्ति की आवाज कैसी है। उसी प्रकार जब कई संकेत एक साथ संचरण कर रहे हैं तो फिर यह पहचानना मुश्किल है कि कौन सा संकेत कितनी आवृत्ति का है या किस कंपनी का है। तो इस कारण से हम ये कहते हैं कि मॉडुलन के अलावा और कोई तरीका नहीं है जो इन संकेतों को अलग अलग कर सके। ठीक है, तो 3 अवयव हो गए जो यहां पर क्या करते हैं, श्रव्य संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इन 3 अवयवों के कारण से हमें मॉडुलन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं हम आयाम मॉडुलन का। तो आयाम मॉडुलन, आयाम मॉडुलन में हो गया आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो जब हम आयाम मॉडुलन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि माना वाहक तरंग वाहक तरंग का समीकरण क्या था, Ct इक्वल्स टू AC साइन ओमेगा CT। हमने प्रारंभिक कला फाई को क्या मान लिया, 0। ठीक है, इसके बाद में मॉडुलक संकेत ले लिया, तो मॉडुलक संकेत
मॉडुलक संकेत एम टी इक्वल्स टू हो गया आपका ए एम साइन ओमेगा एम टी, यह आपका मॉडुलक संकेत हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये मॉडुलक संकेत किस पर अध्यारोपित होता है जाकर, वाहक तरंग पर, तो इसको हम लिखते हैं सी एम टी। जब सी एम टी का मतलब हो गया दोनों एक दूसरे में अध्यारोपित हो गए, अध्यारोपित हो गए तो ये पूरा का पूरा संकेत किसके ऊपर अध्यारोपित हो रहा है, वाहक तरंग पर। तो जब ये संकेत इस वाहक तरंग पर अध्यारोपित होता है तो ये इसके आयाम के मान में परिवर्तन कर देता है, क्योंकि पढ़ी हम आयाम मॉड्यूलन रहे हैं। तो इस एसी के अंदर ये पूरा संकेत ऐड हो जाएगा, यानी ये जो AC आ रहा है इस AC के अंदर ये पूरा का पूरा संकेत ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे ऐड कर देते हैं, तो AC प्लस AM साइन ओमेगा MT, ठीक है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि ये संकेत इस वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन कर देगा। फिर उसके बाद में यहाँ हम लिखते हैं साइन ओमेगा CT, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। पहले हमने यहाँ से AC कॉमन लिया तो 1 प्लस AM बाय AC साइन ओमेगा MT देन साइन ओमेगा CT। अब AM बाय AC को हम क्या लिखते हैं, M, तो AM बाय AC को हमने लिख दिया यहाँ पर M। तो ये हो गया आपका CMT इक्वल्स टू AC 1 प्लस M साइन ओमेगा MT देन साइन ओमेगा CT, ठीक है। AC ब्रैकेट में 1 प्लस M साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT। तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन ओमेगा CT को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो AC साइन ओमेगा CT प्लस M AC साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT, ये हमने यहाँ पर इसको अलग अलग कर दिया। AC साइन ओमेगा CT प्लस M AC साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT। अब यहाँ पर जब हम M की बात करते हैं, इस M की, तो M बराबर क्या है, AM अपॉन AC, जिसे हम कहते हैं मॉडुलक सूचकांक। क्या बोलते हैं इसको हम, मॉडुलक सूचकांक। और इस मॉडुलक सूचकांक का जो मान होता है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो मॉडुलक सूचकांक की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, लेस देन एंड इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब हम इसे और सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला बनता है साइन A साइन B। साइन A साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1 या 2 साइन A साइन B के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं पहले। तो 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला होता है कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B। ये आपके साइन A साइन B का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें तो इस 2 को नीचे भेज दो, तो 2 को नीचे भेजोगे तो यहां से ये फॉर्मूला क्या बन गया अब आपका, साइन A साइन B बराबर 1/2 कोस A माइनस B कोस A प्लस B, ठीक है। तो यहां पर इसको तो एज इट इज रहने देते हैं। ये तुम्हारा साइन A और साइन B हो गया, ये तो साइन A हो गया, ये तो A हो गया और ये B हो गया। तो जब हम इसे इसी फॉर्मूले में जमाते हैं तो फॉर्मूले में जमाने पर क्या आता है, देखो यहां आता है आपका AC साइन ओमेगा CT, ये तो ऐसा कैसा ही आ गया, प्लस MAC, ठीक है, बाय 2। अब क्या हो गया, ये कोस ओमेगा C ओमेगा MT माइनस कोस ओमेगा C ओमेगा MT, ठीक है। ये हो गया आपका ओमेगा C माइनस ओमेगा MT माइनस MAC बाई 2। तो अब यहां पर इसे हम चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। तो ये हो गया AC साइन ओमेगा CT प्लस MAC बाई 2 कोस ओमेगा C माइनस ओमेगा MT माइनस MAC बाई 2 कोस ओमेगा C प्लस ओमेगा MT, ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पर हमारे पास में 3 चीजें निकल के आ रही है। एक आवृत्ति तो आ रही है ओमेगा C, ठीक है, एक आवृत्ति आ रही है ओमेगा C माइनस ओमेगा M, और एक आवृत्ति आ रही है ओमेगा C प्लस ओमेगा M। ये 3 तरह की आवृत्तियां हमारे पास में आ रही हैं, जिसमें से एक आवृत्ति तो कहलाती है निम्न पार्श्व आवृत्ति, एक आवृत्ति कहलाती है उच्च पार्श्व आवृत्ति।
कौन सी आवृत्ति बोलते हैं इनको? निम्न पार्श्व आवृत्ति और उच्च पार्श्व आवृत्ति। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि इस ओमेगा सी आवृत्ति की जो वाहक तरंग थी, इस वाहक तरंग से जो तरंगें हमें प्राप्त हुई वो दो जावक्रीय तरंगें, एक तो निम्न पार्श्व आवृत्ति की प्राप्त हुई और एक उच्च पार्श्व आवृत्ति की हमें प्राप्त हुई। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिएगा, ये तो हो गया आपका ओमेगा सी, ठीक है। एक आएगा आपका ओमेगा सी माइनस ओमेगा 1, ओमेगा एम, ये तो निम्न हो गया। एक तरफ आएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये उच्च हो गया, ठीक है। और जब यहां पर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये दोनों किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? एम ए सी बाई 2 से। तो यहां आ गया आपका एम ए सी बाई 2 और ओमेगा सी किस पे है? ए सी पे। तो हमने ये किस किस के बीच में ग्राफ खींचा? आयाम और आवृत्ति, ठीक है। तो आपको दो चीजें मिल गई यहां पर, एक तो आपको मिल गई उच्च पार्श्व आवृत्ति और एक आपको मिल गई निम्न पार्श्व आवृत्ति, ठीक है। अब यहां जो हम आयाम मॉडुलन सूचकांक की बात करते हैं, तो आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो जनरल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आयाम मॉडुलन सूचकांक हम लिखते हैं m इक्वल्स टू ए सी बाय एम। ये फॉर्मूला लिखा था अभी हमने, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला और होता है जो हमें ध्यान रखना है, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। ये आपका आयाम मॉडुलन सूचकांक का फॉर्मूला होता है, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। अब इसमें तीन चीजें होती है। हम कहते हैं यदि m बराबर 0 है, अगर m बराबर 0 हो गया तो फिर यहां पर कोई मॉडुलन नहीं होगा, कोई मॉडुलन नहीं होगा m इक्वल्स टू 0 की कंडीशन में। अगर हम ये कहते हैं कि m ग्रेटर देन 1 है तो फिर अति मॉडुलन होगा, उच्च। और अगर हम कहते हैं 0 लेस देन m लेस देन 1 है तो फिर उसकी कंडीशन में सामान्य मॉडुलन होगा। फिर यह वाली कंडीशन कौन सी कहलाती है? सामान्य, यानी नॉर्मल तरीके से मॉडुलन होगा और हम इसी कंडीशन को प्रीफर करते हैं। ये तो उच्च वाली है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसमें मॉडुलन होगा ही नहीं, तो वैसे काम की नहीं है। तो इस वाली कंडीशन जिसमें सामान्य मॉडुलन होता है उस कंडीशन को हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक संचार तंत्र विद्युत चुंबकीय तरंगों का, और वो टॉपिक है आपका आयाम मॉडुलन तरंगों का प्रेषण एवं अभिग्रहण। आयाम मॉडुलन तरंगों का प्रेषण एवं अभिग्रहण, ठीक है। तो आयाम मॉडुलन तरंगों का प्रेषण एवं अभिग्रहण की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो मॉडुलित संकेत होते हैं उन मॉडुलित संकेतों को हम ऐसे के ऐसे यानी यथावत संचरित नहीं कर सकते। जो मॉडुलित संकेत हैं उनको यथावत संचरित नहीं किया जा सकता, और जब आप उन्हें यथावत संचरित नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करते हैं कि जो मॉड्यूलेटर होता है उस मॉड्यूलेटर को हम क्या करते हैं, एक शक्ति प्रवर्धक के साथ जोड़ देते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? हम एक शक्ति प्रवर्धक के साथ जोड़ते हैं। ये शक्ति प्रवर्धक क्या करता है? ये शक्ति प्रवर्धक एक जो संकेतों को आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। आवश्यक शक्ति किस चीज के लिए प्रदान करेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, और फिर वो मॉड्यूलित संकेत जो है वो उपयुक्त आकार के एंटीना से विकिरित हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम एक सामान्य ब्लॉक आरेख बनाते हैं तो ये मेरे पास में मॉड्यूलित संकेत है, या जिसे हम कहते हैं मॉडुलक संकेत, ठीक है। अब इस मॉडुलक संकेत को हमने किसके पास भेजा? आयाम मॉडुलन, इसका आयाम मॉड्यूलेशन किया तो ये इसका हो गया आयाम मॉडुलन। तो आयाम मॉडुलन का मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉडुलित संकेत मतलब निम्न आवृत्ति का संकेत था, इसको हमने उच्च आवृत्ति पर आवर्तित किया तो इसने आयाम मॉडुलन किया। आयाम मॉडुलन के बाद में इस संकेत को हमने किससे जोड़ दिया? शक्ति प्रवर्धक से। तो शक्ति प्रवर्धक ने क्या किया? इसकी शक्ति में वृद्धि की, क्योंकि अभी हमने 3 घटक पढ़े थे जिसमें विकिरण शक्ति उच्च होती है एंटीनाओं की, वो शक्ति ज्यादा उच्च विकिरित कर देते हैं जिससे क्षीणता आ जाती है। तो क्षीणता को बढ़ाने के लिए हमने किससे ऐड कर दिया? इसको शक्ति प्रवर्धक से। अब यह शक्ति प्रवर्धक किसके साथ जुड़ जाएगा? एंटीना के साथ, और एंटीना इन विकिरणों को बाहर भेज देगा,
ठीक है, तो ये एक ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जो संचरित सूचना है वो जैसे जैसे चैनल से संचरित होती जाती है, जैसे जैसे चैनल से आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो क्षीण होती जाती है। इसलिए अभिग्राही एंटीना के बाद में एक प्रवर्धक और एक संसूचक और लगाया जाता है। भाई एंटीना से संकेत निकले, एंटीना से संकेत निकले तो धीरे धीरे उनकी शक्ति में क्या होती जाएगी, क्षीणता आती जाएगी। जितनी दूरी वो तय करते जाएंगे उतने उनकी तीव्रता कम होती जाएगी। तो फिर उसके लिए क्या लगाया जाता है, एक प्रवर्धक लगाया जाता है। प्रवर्धक क्या होता है, प्रवर्धक एक ऐसा यंत्र होता है जो आयाम के मान में वृद्धि कर देता है, और साथ में एक संसूचक लगाया जाता है जो संसूचक ये ज्ञात करता है कि जितनी वृद्धि हुई है वो पर्याप्त है या नहीं है। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि संचरित सूचना चैनल से संचरण के साथ क्षीण हो जाती है, इसलिए अभिग्राही एंटीना के बाद एक प्रवर्धक और एक संसूचक लगाया जाता है। ठीक है, और साथ ही संसाधन के लिए वाहक आवृत्ति को प्रायः किसी मध्य आवृत्ति चरण पर संसूचन से पूर्व निम्न आवृत्ति में परिवर्तित कर देते हैं। संसूचित संकेत इतना प्रबल नहीं होता कि इसका सीधा उपयोग किया जा सके, तो इसलिए वापस इसका क्या किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है। तो अब ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हम ये एक वापस ग्राफ बनाते हैं, एक ब्लॉक आरेख बनाते हैं, जिससे जो अभी हमने थ्योरी डिक्टेट की उसको हम समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा ग्राही एंटीना है, क्या है ये आपका ग्राही एंटीना। ठीक है, यहां से कौन चल रहे हैं आपके ग्राही संकेत, कौन चल रहे हैं ये आपके ग्राही संकेत। ठीक है, अब ये ग्राही संकेत जाकर किसके ऊपर गिरेंगे, प्रवर्धक। प्रवर्धक क्या करेगा, इन संकेतों के मान में वृद्धि करेगा। तो ये हो गए आपके प्रवर्धक पे जाकर ये इंसिडेंस हुई। प्रवर्धक ने क्या किया, इन संकेतों के मान में वृद्धि की तो वृद्धि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गई, आवृत्ति ज्यादा तो नहीं बढ़ गई, तो फिर हम इसे IF स्तर से गुजारते हैं। IF स्तर का मतलब होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का मतलब है मध्य आवृत्ति, यानी जो उच्च आवृत्तियां आई थी उसे IF लेवल किस में कन्वर्ट कर देता है, मध्य में। अब इन संकेतों को किसकी सहायता से संसूचित करते हैं हम, संसूचक की सहायता से। किसकी सहायता से संसूचित करते हैं, संसूचक की सहायता से हम इन्हें संसूचित करते हैं। फिर उसके बाद वापस अगर हमें लगता है संसूचक के बाद में कि तीव्रता कम है, आयाम कम है, तो फिर उसे एक प्रवर्धक से गुजारते हैं, और प्रवर्धक के बाद में फिर किसके पास में भेज देते हैं, हम इसे निर्गत एंटीना के पास भेज देते हैं, या फिर यहां से निर्गत कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम आयाम मॉडुलन तरंगों का प्रेषण और अभिग्रहण कर सकते हैं। तो इसको एक बार और समझ लीजिए, ग्राही एंटीना से ग्राही संकेत चले, हमने देखा कि संकेतों की तीव्रता कम है, बाहर निकलने के बाद तीव्रता कम हो गई, तो हमने उसे प्रवर्धक से गुजारा, प्रवर्धक ने उसके आयाम में वृद्धि कर दी, आवृत्ति में वृद्धि कर दी। अब अगर आवृत्ति में ज्यादा वृद्धि हो गई तो उसे हमने इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्तर से गुजारा। जब वो इसके अंदर से गुजरेगा तो आवृत्ति मध्यम श्रेणी की रह जाएगी। मध्यम श्रेणी की आवृत्ति को फिर हमने संसूचक से गुजारा। संसूचक ने ये जांच की कि जो आवृत्ति परिवर्तित हुई है वास्तव में आगे जाने लायक है या कहीं और कम तो नहीं हो गई। अगर संसूचक को लगा कि आगे जाने लायक है तो बिना प्रवर्धक को यूज में लिए सीधा भेज देगा, और अगर इसे लगा कि आगे जाने लायक नहीं है, कम है, तो फिर प्रवर्धक में भेजा जाएगा। प्रवर्धक इसे प्रवर्धित करेगा और प्रवर्धित करके इसे आगे निर्गत कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस के अंदर चलता है। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर 17 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो इसको पढ़िएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।